आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नेक्स्ट जेन प्लस के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे भी ये तैयारी बहुत बेहतर चलेगी, क्योंकि कंटिन्यू हम अपना जो आपसे कमिटमेंट किया है उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं, चाहे वो हिंदी के माध्यम से हो या जीएस के माध्यम से हो या रीजनिंग के माध्यम से हो। जीएस में हमने अपना पूरा मैराथन भी डाला है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ मैथ्स की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है, P और Q का अनुपात 5:6 है, Q और R का अनुपात 14:15 है, तो P तथा R का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं P और Q का हमारा अनुपात है, P/Q दिया है हमें कितना 5:6। एंड देन उसके बाद अगर हम आगे देखें तो Q की वैल्यू है 14, लेकिन R की वैल्यू कितनी बन जा रही है बेटा 15। तो हम यहाँ Q के साथ Q की वैल्यू को नहीं रख सकते। इट मीन्स हमें Q के नीचे Q की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो कि कितनी है 14। और अगर हम R की बात करें तो R का रेशियो है यहाँ 15। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ और यहाँ हमें दो वैल्यू पुट करनी है, तो इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा कितना बेटा 14, क्योंकि 14 के आगे की वैल्यू थी। ठीक है, अब 14×5 = 70, ये 84 और ये हो जाएगा हमारा कितना 90 है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो P और R का रेशियो पूछा है, तो हम P और R का रेशियो निकालेंगे तो ये 70 है और ये हमारे पास 90 है। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, तो रेशियो बन जाएगा 7:9, 7:9, जो कि हमारा आंसर होगा सी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस कोची से कोयम्बटूर जा रही है। 15 मिनट के 4 ठहरावों सहित बस की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यदि चालक बिना रुके बस चलाता है तो औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कोची से कोयम्बटूर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों कंडीशन में क्या है कि उसको सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जो डिस्टेंस होगा और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कैसा होगा, वो इक्वल ही होगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर वो 4 बार रुकती है बेटा, कितनी बार रुकती है 4 बार, और हर बार 15 मिनट के लिए रुकती है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम किस में लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले में। तो देखिए एक बार अगर वो 15 मिनट के लिए रुकी तो 4 बार रुकेगी 60 मिनट के लिए। इट मीन्स इसे हम कह सकते हैं कितना, 1 घंटा, 1 घंटा। अब यहां अगर हम टोटल टाइम लें, टोटल टाइम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर एक्स आ रहा होगा, एक्स आ रहा होगा, तो 50 वाली में डिस्टेंस कवर करने में उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। यानी यहां अगर टाइम की बात करेंगे तो कितना होगा x+1, और ये कितनी स्पीड से जाएगी, 50 की स्पीड से। तो टाइम और गुणा चाल, यानी टाइम को अगर हम स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है किस स्पीड से, 60 की, तो तब उसका टाइम कितना होगा, एक्स आर का रहा होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 50x + 50 = 60x। अब x वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, -60x = -50, या -10x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -50। ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x बिकम्स 5। अब x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और हमें बताना है इस बार क्या, डिस्टेंस। तो बेटा हम डिस्टेंस यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालें तो देखिए x की जगह 5 रखेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 50 की स्पीड से 6 घंटे में अगर दूरी निकालें तो दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से और बता देता हूं, कैसे कि देखिए हमारे जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है ना। और हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और हमें 2 स्पीड भी दी हैं, एक दी है 50 किलोमीटर पर आवर और एक दी है हमें 60 किलोमीटर आवर। और इसी के हिसाब से अगर मैं करूं तो देखो बेटा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर ये 50 के हिसाब से हम ट्रेवल करें तो कितने घंटे, 6 घंटे। और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर हम ये 60 के हिसाब से ट्रेवल करें तो कितने घंटे, 5 घंटे। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। आप यहां से भी बहुत जल्दी से एक क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, चलिए जी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2013 के लिए विभिन्न व्यय श्रेणियों में कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। ठीक है जी। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, यदि विज्ञापन पर 2.55 करोड़ है तो परिवहन पर व्यय और कर पर व्यय के बीच का अंतर कितना होगा।
चलिए, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें दिया है इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये दिया है विज्ञापन पे यानी एडवर्टीजमेंट पे, तो ये वैल्यू है हमारे पास कितनी 15, यानी हमें वैल्यू जो दी है वो 15 की वैल्यू दी है, और 15 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, वो दी है 2.55। ठीक है बेटा, अब इसको गुणा करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ से। अब ये आ गया किस चीज में, हमारा करोड़ में आ गया। ठीक है जी, अब हमसे क्या पूछा गया है, परिवहन पर व्यय और कर पर व्यय के बीच का अंतर यानी डिफरेंस। तो आते हैं वापस, तो ट्रांसपोर्ट पे कितना है हमारा, ट्रांसपोर्ट पे है 10, और टैक्सेस यानी कर पे कितना है 7.5, यानी इनका अगर हम अंतर करें यहां से, तो हमारा जो अंतर बनेगा वो बनेगा 2.5, वो बन जाएगा 2.5। आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, तो यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2.5 से। ठीक है जी, इसको ये पॉइंट हम हटा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट भी हटा सकते हैं, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है जी, 5 से जाएगा बेटा 3 बार और 5 से जाएगा 5 बार, 3 से हम इसे काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, और आ जाएंगे 4 जीरो, तो इकाई, धाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी लगभग लगभग ये आ जाएगा 42.5 लाख, जो कि आंसर होगा हमारा बी, आंसर होगा बी। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रम से 8:7 है। एक व्यक्ति 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर 2.5 मिनट में मैदान की परिधि, ये परिधि नहीं होगा, ये होगा पैरामीटर यानी परिमाप, परिमाप इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है पैरामीटर। ठीक है, चलिए पैरामीटर। आगे अगर पढ़ें का एक चक्कर पूरा करता है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें बताना है इसका एरिया। अब आप समझिएगा कि जब वो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो तब उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 2.5 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आयताकार पार्क की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, और एक पूरा चक्कर लगाया, मान लो ये साइड है ए, बी, सी और डी, तो पहले बेटा ए से गया बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ए पे, यानी हम कह सकते हैं उसने जो पूरा चक्कर किया वो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वो और कुछ नहीं, वो उसके परिमाप के बराबर होगा। तो अब हम यहां दूरी निकालेंगे, तो डिस्टेंस अगर हम निकालें कि भाई 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो बटे आ जाएगा 60। ठीक है जी, अब आप इसको काट लीजिए 5 से 5 बार, और ये जाएगा 12 बार, और 12 से इसे काटे तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, और 24 पंजे 120, 2 के बाद दशमलव, और 1000 से अगर हम इसे गुणा करें, क्योंकि ये आ हमारे पास किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1200 मीटर, 1200 मीटर। अब हमें पता है कि जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 8:7। ठीक है, तो इससे फिलहाल x, ये भी x, 8 और 7, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2l + b, है ना। तो l और b की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 और 7, 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 दूनी 30, यानी 30x की वैल्यू हमें दी है कितनी, 1200, 1200। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 40, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए होगा लेंथ इनटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास कितनी, वो है 8x, तो 8 चौक 32 यानी 320, और गुणा 7 चौक 28 यानी कितनी है 280, तो 2 जीरो तो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 2 अट्ठे 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 दूनी 6 और 2, 6 और 1 7, तो ये आ गया 697, तो ये आ गया 79600 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें, टोटल पॉपुलेशन दी है 1 लाख, फिर बताया मेल और फीमेल का रेशियो। ठीक है, और इधर पॉपुलेशन भी बताई है कि ए स्टेट में जो है वो 25% जनसंख्या है, बी में कितनी है 20%, सी में 8%, 12%, 35%। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की कहानी है, ए, बी तथा डी में कुल पुरुषों की संख्या सभी दिए गए राज्यों की कुल संख्या का कितने % है। तो अब हमें जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, किस किस की बेटा, पुरुषों की, ए में, ए में, ए में निकालनी है,
बी में निकालनी है और किस में निकालनी है, सी में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए की, तो 1 लाख में कितने परसेंट है, देखिए ये 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1000। तो 25% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 25% की वैल्यू हो जाएगी 25,000, 25,000। अब वापस से आते हैं कहानी पे। अब इसमें से मेल की अगर बात करें तो कितने हैं, 5, और टोटल कितने हैं बेटा, ये टोटल है 8। चलिए आते हैं वापस, तो 5/8, 8 या 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, यहाँ से लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 या 15, यानी यहाँ आ गए 16,625, यहाँ आ गए 16,625। अब निकालेंगे हम किस में, बी में, और बी में कितना है 20%, और 20% का मतलब कितना होगा 20,000, और इसमें कितना हो जाएगा ये मेल 3/4, इसमें था 5/8, ठीक है। तो 3/4 निकालना है किसका, 20,000 का। तो 20,000 का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 15,000, 15,000, ठीक है। अब सी की बात है, नहीं डी की बात है, अब यही चीज हमें डी के लिए भी बतानी है। तो आते हैं डी में और डी का चेक करते हैं। अब डी की अगर हम बात करें तो डी में बेटा टोटल जो है वो है कितना, डी की बात करेंगे तो डी में है 12%, और 12% में से अगर हम मेल की बात करेंगे तो वो कितने होंगे, 3, कितने पे, 8 पे। तो अब हमें 12,000 का निकालना पड़ेगा, 12,000 का निकालेंगे हम 3/8, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी ये आ जाएगा 1500, और ये हो जाएंगे 4500, 4500। अब इन सबको हमें जोड़ देना है, तो जी 5, फिर आएगा 2, 5 और 6 11 का 1, यहाँ से लगा 1, 4 और 5 9, 9 और 5 14 और 1 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी ये टोटल पॉपुलेशन आ गई किसकी, मेल की, किस किस में, ए बी और डी में। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, 1 लाख, और यही बात हमें बतानी है, यही बात बतानी है हमें किस में, परसेंटेज में, परसेंटेज में। तो गुणा 100 पे कितनी, तो ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पॉइंट हमारा आ जाएगा कहाँ, यहाँ लगभग 35.1%, यानी आंसर हो जाएगा हमारा कितना, आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है जी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, कारपोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण का लगभग मान क्या होगा, ठीक। अब आप एक बात बताइए कि टोटल अगर मैं बात करूं कि कितना डिग्री होगा, तो टोटल डिग्री की अगर हम बात करें तो कोई भी सर्कल जो होता है वो होता है बेटा 360 डिग्री। अब ये अगर परसेंटेज आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 100%, तो 100% की वैल्यू हो गई कितनी, 360 डिग्री। तो यहां से अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 3.6 डिग्री। अब हमें बतानी है किसकी है, हमें बतानी है कॉर्पोरेट की, और कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो वो है 34%, तो 34 इंटू 3.6, तो जी 36 गुणा 34, 4 छंग 24 का 4, 4 तिया 12 और 2 14, 3 छंग 18 का 8, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये 4 2 2 1, यानी लगभग ये आ जाएगा 122.4 डिग्री, 122.4 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा डी ऑप्शन के इक्वल, यानी 122 समथिंग। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि लाभ 12% हो तो छूट की दर क्या है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो वो 40% अधिक है ना। और अगर 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 यदि लाभ 12% है तो हमें केवल और केवल क्या बताना है, यहां से डिस्काउंट बताना है। तो बेटा इसके लिए डिस्काउंट बताने के लिए पहले हमारे पास एमपी होना चाहिए, यानी मार्क प्राइस होना ही चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सीपी 100 है, तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित किया, 40%, और 40% अगर ज्यादा अंकित किया तो इसका मतलब एमपी कितना हो गया, एमपी हो गया हमारे पास कितना, 140। अब यहां एसपी की बात करें तो यदि लाभ 12% है तो 100 की वस्तु बेचेंगे कितने में, 112 में। यानी यहां ओवरऑल डिस्काउंट की बात करूं मैं तो डिस्काउंट यहां कितना मिल गया, यहां डिस्काउंट मिल गया हमें 28, और डिस्काउंट कैलकुलेट होता है बेटा किस पे, वो होता है एमपी, यानी 140 पे। और यही बात हमें परसेंटेज बतानी है, तो 100 पे कितना, ये जीरो से हम ये जीरो काट सकते हैं, 14 से 2 बार, तो डिस्काउंट परसेंट फाइनली हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 20%, 20%।
ठीक है जी, और ये आंसर होगा हमारा सी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है 1700 रुपए में एक वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए, अगर हम सीपी मान लें कि 100 रहा होगा, कितना रहा होगा 100, तो पहली बार इस वस्तु को कितनी हानि में बेचा? 15% की हानि में बेचा। इट मीन्स कितने में बेचा होगा बेटा? 85 में, और 85 यूनिट की वैल्यू दी है हमें कितनी? 1700। और अब बताना है हमें एसपी, लेकिन कितने प्रॉफिट पे? 20%, यानी 100 की वस्तु तो अब बेचेंगे इसे कितने में? 120 में। ठीक है जी, चलिए, तो 17 से हम काटें तो ये 5 बार जाएगा, और ये 17 से जाएगा कितनी बार? 100 बार। 5 से जाएगा 20 बार, और 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपए हमारा एसपी बन जाएगा यहां से। ठीक है, और आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी। ठीक है भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1080 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाए, वीडियो को रोक के। चलिए जी, कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिलहाल हम मान ले रहे हैं कि हमारा सीपी जो होगा वो कितना होगा बेटा? 100 होगा। अब जब पहली बार इस वस्तु को बेचा गया तो लॉस में बेचा गया, और लॉस कितना दिया है हमें? 10%। तो 100 की वस्तु थी, 10 का लॉस अगर हुआ तो SP1 कितना हो जाएगा? 90। SP1 हो जाएगा 90। फिर वो कह रहा है कि जी 1080 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, यानी 100 की वस्तु अब अगर हम 10% का प्रॉफिट लेंगे तो इसको बेचेंगे कितने में? SP2 बन जाएगा यहां से कितना? 110। 110। तो पहले वस्तु बिकी 90 में और अब बिक रही है कितने में? 110 में। यानी कितनी ज्यादा में बिकी? तो आप कहोगे कि सर 20 ज्यादा में बिकी हमारे हिसाब से। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन की वैल्यू बता रहा है कितनी? 1080, और हमें फिलहाल इसका बताना है सीपी। तो मल्टीप्लाई कर दें किससे? 100 से। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से हम इसे काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा बेटा कितना? 54, और सीपी हमारा बन जाएगा कितना? 5400। 5400, जो कि आंसर होगा हमारा ए। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 5.1 है तथा 9 अन्य विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 6.8 है, तो 17 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत क्या होगा? चलिए जी, करा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, जहां पेंशन वाला क्वेश्चन था। आप अगर पिछले सेट की बात करें, उसे आप जाके देखें, तो वहां मैंने इसका एक बहुत बेहतरीन सा तरीका आपको एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में। तो आज मैं डायरेक्ट आपको वही तरीका कराने वाला हूं। देखिए, अगर हम संख्या की बात करें तो पहले कितनी संख्या है हमारे पास? पहले संख्या है हमारे पास 8, और इनका एवरेज जो दिया है हमें बेटा वो दिया है 5.1। फिर कह रहा है जी 9 अगली संख्याओं का जो औसत है वो है 6.8। तो मैंने वहां आपको एक्सप्लेन किया था कि आप कोई एक एवरेज इन्हीं में से मान लो, है ना। तो अगर हम 5.1 अपना एवरेज मान लें, इसको मैं साइड में लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट में से करते हैं प्लस। अगर पॉजिटिव नंबर बचता है तो प्लस, और नेगेटिव बचता है तो क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो -5.1 यहां भी, और 5.1 को हम अलग से लिख भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म हो गई हमारी 0, और यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से 7, यहां से 1, यानी 1.7। अब ये 1.7 कितने नंबर पे बचा? 9 पे, और इसे हमें बराबर बराबर कितने नंबरों में बांटना है? तो 8 और 9 17। देखिए, ये पॉइंट अगर आप हटाते हैं तो बटे में आ जाएगा 10, 17 से 17 कैंसिल आउट, और ये पॉजिटिव बचा हमारे पास, तो प्लस आ गया 0.9। बस ये आप यहां जोड़ दो 0.9, तो आंसर हो गया हमारा 6। आंसर कितना हो गया बेटा? 6, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए जी, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, इनमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले एवरेज का ही ये क्वेश्चन है, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार संख्या कौन सी है, तो मान लेते हैं, फिलहाल मैं आपके लिए समझाने के लिए 2, 3, 4, 5 और 6 को ले रहा हूं, है ना। अब अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6, 5, 11 और 4, 15, 3, 18, 2, 20, और 20 बटे संख्या है 5, तो 5 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा हमारा कितना? 4। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि संख्या कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर संख्या होंगी 5। आप अगर ऑब्जर्व करो तो
एवरेज जो है वो कहाँ है, एग्जैक्ट मिडिल में है ना। अब इससे आगे मैं पूछूं तो कितनी संख्या है, तो आप कहोगे सर इससे आगे संख्या है हमारे पास 2, तो औसत से सबसे बड़ी संख्या पे जाने के लिए +2, और इससे पीछे भी संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर पीछे भी संख्या है 2, तो औसत से सबसे छोटी संख्या पे जाने के लिए कितना, -2। यानी औसत जो होता है वो एग्जैक्ट कहां लिखा होता है, बिल्कुल बीच में बैठा होता है। अब बड़ी संख्या पे जाने के लिए संख्याओं का आधा करके उतना प्लस करते हैं और संख्याओं का आधा करके उतना माइनस करते हैं, ठीक है। तो वही चीज इस क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करूंगा। यहां संख्या है हमारे पास बेटा कितनी, संख्या है हमारे पास 7, संख्या है 7, और एवरेज जो दिया है हमें वो कितना दिया है, एवरेज दिया है 126, 126। तो 126 एग्जैक्ट मिडिल में बैठा होगा, कहां होगा, एग्जैक्ट मिडिल में, है ना। अब एक संख्या हमें पता लग गई, तो बची कितनी, 6। तो अब आधी संख्या होंगी कहां, पीछे, और आधी होंगी आगे। तो अगर आधी संख्या करें मतलब कितना माइनस करें, 3, तो कितना आ गया, 123। तो 123 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। और मान लो अगर इसमें पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती, तो हम उस केस में +3 करते, तो वो हो जाती है हमारी 129। तो बड़ी होती है 129 और छोटी होती है हमारी क्या, 123, 123। तो आंसर हम पूछा गया था कि इनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो उसका आंसर हो गया हमारा ए यानी 123, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि उसमें 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी। बहुत आसान और बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है और ये हमारे पास कितना है, 3:4, है ना। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 7 होगा। फिर हमसे ऐसा कहा गया कि इसमें 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिला दिया गया, तो उसके बाद रेशियो कितना हो गया, 4:5। आप यहां देखें तो यहां कितना प्लस हुआ, 1, यहां भी कितना प्लस हुआ, 1। तो इस एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 लीटर, और हमें बताना प्रारंभिक, तो प्रारंभिक गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा, 70 लीटर, 70 लीटर, जो कि आंसर होगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है जी, आते हैं नए क्वेश्चन पे। ए तथा बी दो भारी स्टील ब्लॉक हैं। यदि बी को ए के ऊपर रखा जाए तो भार 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, कितना वजन कम हो जाएगा। देखिए कहानी यह है कि एक ब्लॉक है ए, इसके ऊपर रखा बी को, बी को, है ना, बी को रखा, तो अब जो है टोटल वजन कितना हो गया, 60% बढ़ गया। अगर 60% बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 160 हो गया। अब कितना हो गया, 160। अब उसने कहा कि जी बी को यहां से हटा दो, बी को क्या करो, यहां से हटा दो। तो बी को अगर हटाएंगे तो कितना कम होगा, जितना बढ़ा था यानी 60, कितना कम होगा बेटा, जितना बढ़ा था यानी कितना, 60। अब वो पूछ रहा है ए और बी के कुल वजन की तुलना में, तो ए और बी का कुल वजन तो हमारा 160 बना था, यानी 60 की कमी होगी किस पे, 160 पे। और यही बात बतानी है हमें किस चीज में, परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, और 3/8 गुणा 100 कितना आएगा हमारा, 37.5%, यानी 37.5%। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, बी, आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए टाइम, अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल की बात करूं तो x है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो रही तो 4x, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें जो मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है, 3x। टाइम हमारे पास कितना है, 20 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर निकाल देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हुआ सर 3x, प्रिंसिपल है हमारे पास x, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है और टाइम दिया है 20 साल का, और बटे में कितना बेटा 100। x से x कैंसिल आउट, 20 से 5 बार, और 5 थिया 15, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारे पास कितनी, 15 यानी 15%, 15%। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है जी, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% छूट देने के बाद 8% लाभ प्राप्त करने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस का एमपी या सीपी से कोई क्वेश्चन आता है
तो उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले इस बात को देखना है। तो हमें अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखना होगा, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, है ना। कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर सीपी रखें या एमपी को लेट करें, नहीं, हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हमें लास्ट में निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए मान लेते हैं फिलहाल हम सीपी कितना होगा हमारा, 100 होगा। कितना होगा बेटा, 100 होगा, है ना। अब हमें प्रॉफिट कितना लेना है, तो प्रॉफिट लेना है 8%। तो अगर हम 8% का प्रॉफिट लेंगे तो बेचेंगे कितने में, 108 में। 108 में कितने बेचेंगे, 108 में। और हमें डिस्काउंट कितना चाहिए, हमें चाहिए 10% का, यानी एमपी पे कितना, 10% का अगर डिस्काउंट लेंगे तो बेचेंगे कितने में, 90% पे। ठीक है जी। और ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, क्योंकि यहां से भी हमारे पास एसपी आया और यहां से भी एसपी आया, और एक वस्तु का एक ही एसपी होगा, तो ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, हमारे लिए इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब सीपी हमने लेट किया था, कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 100। अब एमपी हम यहां से निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये वाला 0, और 9 से काटेंगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, यानी एमपी जो आ गया हमारे पास वो आ गया कितना, 120। 120। और सीपी हमारे पास फिलहाल कितना है बेटा, 100। तो एक बात बताओ, 100 किसी वस्तु का प्राइस है और 120 उसका अंकित मूल्य है, तो कितना ज्यादा रखा हमने, इसको 20 ज्यादा रखा, किस पे, 100 पे। और ये बात परसेंटेज बतानी है तो 100 पे कितना, क्योंकि सीपी तो हमारा 100 है, तो कितना परसेंट अधिक रखना पड़ेगा हमें, 20% अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए जी कहानी शुरू करते हैं ये वाली। तो कहानी है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:2। ठीक है जी। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, ये कि अगर आज से 10 साल बाद इनकी आयु का योग अगर 80 है, तो इसका मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं, अगर ए की आयु और बी की आयु, फिलहाल आपको समझाने के लिए, मान लो इसकी आयु है प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान आयु 20 साल है, इसकी 30 साल है। तो आज से 10 साल बाद इसकी एज क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसकी एज होगी 30 साल और इसकी एज होगी 40 साल। फिर से अगर मैं कहूं तो इसकी वर्तमान आयु, आप कहोगे सर 10 इससे माइनस करो और 10 ही इससे माइनस करो। तो बेटा यही चीज हमारे क्वेश्चन में दी है। क्या दिया है कि आज से 10 साल बाद इनकी आयु का योग कितना है, 80। इट मीन्स ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले वाले की एज में और 10 साल दूसरे वाले की एज में जोड़ दिया। अब हमें वापस आना है, और वापस आना है तो 80 से क्या माइनस करना पड़ेगा, 20 माइनस करना पड़ेगा, यानी इनकी वर्तमान आयु का जो योग होगा वो कितना होगा, 60 होगा। तो यहां से अगर हम योग निकाले तो 5 यूनिट की वैल्यू दी है 60, तो 1 यूनिट की हो जाएगी बेटा 12, तो बी की एज हो गई गुणा 12 यानी कितनी, 24। और यही बात अगर हमें ए के लिए करनी है तो गुणा 12 यानी कितनी हो जाएगी, 36। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर ने 3825 रुपए उधार लिए, उन्हें 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। फिर से किस्त वाला क्वेश्चन आया है, इससे पहले भी 3 क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं, चलिए करा देते हैं इसको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बेटा कितना, 4%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/25। तो हम कह पाएंगे कि कोई धन साल की शुरुआत में अगर हमारे पास 25 है, तो साल भर उस पर ब्याज लगेगा तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा एक ब्याज के साथ 26। ठीक है। अब 2 साल का कंप्लीट प्रिंसिपल, देखिए दूसरे साल की शुरुआत की बात नहीं कर रहा मैं आपसे कह रहा हूं 2 साल का कंप्लीट प्रिंसिपल। तो आप कहोगे सर 25 का स्क्वायर हुआ 625 और 26 का स्क्वायर हुआ 676, 26 का स्क्वायर हुआ 676। अब दोनों किस्तें चूंकि हमारी बराबर है, तो हमें इसे इक्वल करने के लिए यहाँ 26 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हम 26 से गुणा करेंगे। 25 छक्का 150 का 0, और 25 दूनी 50, 50 और 15 65, और इधर हमारे पास चल रहा है 625। ठीक है जी। अब ये कंप्लीट प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 5, ये 7, 6 और 6 12, और ये वैल्यू हमें दी है, ये वैल्यू दी है 3825। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। देखिए 3 पंजे 15 का 5, 3 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। तो हमें बतानी है 676 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा 3, तो 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 छंग 18 और 2 20, यानी जो हमारी किस्त बनेगी वो बनेगी 2028 रुपए की, 2028। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा कितना बेटा, सी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? अब देखिए एलसीएम एचसीएफ में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो एलसीएम एचसीएफ की मिक्स प्रॉपर्टी हैं, तो वो प्रॉपर्टी एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इट हमेशा जो आएगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल ही वैल्यू आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया है यानी रेशियो दिया है x रेशियो y और यहां आपको एचसीएफ गिवन है जो कि है h, तो पहली संख्या जो होगी हमारी वो हो जाएगी hx और दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी hy। यानी अगर रेशियो को हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, वापस से संख्या आ जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि h इंटू एक्स वाई, h इंटू एक्स वाई, यानी एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई से तो इट हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा एलसीएम। और वहीं चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसमें क्या कि h इंटू एक्स प्लस वाई ऑलवेज कम द सम ऑफ नंबर्स, है ना, तो योग आ जाएगा। और योग हमें दिया है कितना, 36, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि h इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल होगा किसके बेटा, 36 के। अब एचसीएफ हमें 4 दिया है तो x प्लस वाई बराबर किसके, 36 के, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से वो आ जाएगी 9। अब x और y जो होते हैं वो हमेशा रेशियो में होते हैं, तो अब आपको दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनसे 9 तो आए लेकिन उनके बीच में रेशियो वही रहे। कैसे कि भाई 9 किन दो संख्याओं को जोड़ के आएगा, तो हम कह सकते हैं कि सर 1 और 8 को जोड़ के आएगा, 2 और 7 को जोड़ के आएगा। अब आप कहो कि सर 3 और 6 को जोड़ के भी तो आएगा, लेकिन बेटा 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, इनके बीच तो रेशियो 1:2 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन की डिमांड है कि रेशियो वही रहना चाहिए। तो इसका मतलब हम 3 और 6 को नहीं ले सकते, हम 3 और 6 को नहीं ले सकते। ठीक है, अब और बताइए तो और क्या होगा, 4 और 5 भी हो सकता है। तो केवल और केवल कितने पेयर संभव हैं इसके, 3 ही पेयर संभव हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 11 सेकंड लगते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है जी, देखिए इसमें इतने स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेन की लाइन चाहिए। तो हम कहां से निकाल सकते हैं, हम केवल और केवल इन दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड चाहिए थी अपने को। चलिए भाई, मान लेते हैं कि जब उस व्यक्ति को पार किया तो वो व्यक्ति यहां था। अब इसका डायरेक्शन अपोजिट है किससे, ट्रेन से, है ना, और ट्रेन आ रही है इस डायरेक्शन से। ये हो गया ट्रेन, ये हो गया पर्सन। अब इस पर्सन की जो स्पीड है वो हमें कितनी दी है, वो दी है 12.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.4 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन की स्पीड जो दी है हमें वो दी है बेटा 23.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 23.6 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, भाई ट्रेन इधर से आ रही है, पर्सन इधर से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हम कहेंगे कि 12.4 और प्लस 23.6, इट मीन्स कितना हो जाएगी, ये बन जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। और इसे आप चेंज कर लीजिए किस में, मीटर पर सेकंड में। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि टाइम जो दिया है बेटा वो कितना दिया है, 11 सेकंड का। तो इसे हम चेंज करेंगे 5/18 से गुणा करके, तो ये 2 यानी कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी चीज कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो याद कीजिए, अभी इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो खुद के लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। यानी यहां जो दूरी होगी वो और कुछ नहीं, वो क्या होगा, वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है जी, तो अब यहाँ फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। स्पीड हमारी है मीटर पर सेकंड में और टाइम दिया है सेकंड में, 11 यानी कितना, 110 मीटर, 110 मीटर। ठीक है जी, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24 और 7 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 24, 48 और 60। अगर देखिए मैं आपसे कहूँ 24 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 गुणा 3। 48 के फैक्टर 16 या 48 यानी 2 की पावर 4
गुणा 3। यही बात अगर मैं 60 के लिए कहूंगा तो 12 पंजे 60 और 12 के फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें लेना है यहाँ फिलहाल एलसीएम। ठीक है, तो 2 की मैक्सिमम पावर है 4, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है और 5 की मैक्सिमम पावर भी कितनी है 1। 16 गुणा 3 गुणा 5, 16 पंजे 80 और 8 से 24, यानी कितना आ गया 240 हमारा आंसर हो गया, जो कि है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में व्यवस्थित करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग यानी स्क्वायर में भी व्यवस्था करे तो सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर ये होंगे 2 की पावर 2 गुणा 3, 15 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5। यही बात अगर हम 16 के लिए कहें तो 2 की पावर 4, और यही बात अगर हम 18 के लिए कहें तो 2 गुणा 3 की पावर 2, और हमें चाहिए फिलहाल इनका एलसीएम। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 2, ठीक, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, 5 की मैक्सिमम पावर है 1। तो ये 16 गुणा 9 गुणा, अभी एक सेकेंड, इसमें हमें एक चीज और बतानी है, और वो चीज ये बतानी है कि हमें चाहिए पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग तभी बनेगा बेटा, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होती है जब उसके फैक्टर जो होते हैं पेयर्स में होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं। तो देखिए 2 की पावर 4 है तो इसके तो जोड़े बन जाएंगे, 3 की पावर 2 है इसके भी जोड़े कंप्लीट हैं, लेकिन 5 का जोड़ा कंप्लीट नहीं है, तो 1 5 से हमें और गुणा करनी पड़ेगी, 1 5 से और गुणा करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 16 गुणा 9 और गुणा 25, 16 नंबर 144 और गुणा 25, 25 चौका 100 का 0, हाथ से लगे 10, 25 चौका 100 और 10, 110 का 0, और 25 ही कम 25 और 11 36, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3600। ये तो रहा इसका डिटेल। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि आप इसे ऑप्शन से कैसे पिक कर सकते थे बहुत जल्दी से। अब देखिए 12, 15, 16 और 18, अब इन चार से इनमें से कोई एक संख्या भाग होगी, है ना। तो मैं अगर 16 की बात करूं तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 4 अंक भाग होने चाहिए। देखिए अगर 16 से मैं इसे भाग करता हूं तो 16 पंजे 80, कितना बचा 10, 100 तो 16 की पहाड़ी में नहीं आता। अब 16 कम 16, 2 बचा 20 हो गया, तो ये भी 16 की पहाड़ी में नहीं आता। अब इन दो ऑप्शन की बात रह जाएगी हमारी, 16 में 144, तो बेटा अब यहां बात करेंगे हम 3600। अब देखिए ये 12 का स्क्वायर तो है, हम इसे लिख सकते हैं 12 गुणा 12 और गुणा 10। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या बनी, तो आप कहोगे सर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, तो ऑप्शन बी भी हमारा हट गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कितना हुआ 3600, क्योंकि 3600 को अपन लिख सकते हैं 36 गुणा 100। तो ये 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, और ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। तो यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। यानी डिटेल ना करके हम इस तरह भी इन क्वेश्चनों को सोच सकते हैं कि बहुत जल्दी से कैसे करने हैं। चलिए जी आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 11 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो टाइम और डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन आ गया है। ठीक है जी। चलिए पहला जो है व्यक्ति मान लो यहां होगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, और ये आगे बढ़ रहा है किस स्पीड से, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा मैंने मान लिया कि जब उसको पार किया तो वो यहां कहीं होगा, और ये भी आगे बढ़ रहा है किस स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो ट्रेन है, ट्रेन की दिशा भी कैसी है, समान है। ठीक है जी। तो वो ट्रेन आएगी पीछे से और पहले वाले पर्सन को पार करेगी x किलोमीटर पर आवर से, तो दूसरे वाले के लिए भी स्पीड कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर होगी। अब पहले वाले व्यक्ति के लिए मैं आपसे पूछूं कि स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस 6, और दूसरे वाले के लिए अगर हम बात करें तो कितनी होगी x माइनस 5। ये भी किलोमीटर पर आवर में, और ये भी बेटा किस चीज में है, किलोमीटर पर आवर में ही हमारा चल रहा है। किस चीज में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर में। अब पहले वाले व्यक्ति को पार करने में लग रहे हैं 11 सेकंड और दूसरे वाले को लग रहे हैं 10 सेकंड। अब देखिए जब भी कोई व्यक्ति रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद के लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। यानी मैं कह सकता हूं
कि जितनी दूरी इसे पार करने में लगी होगी पहले व्यक्ति को, उतनी ही दूरी दूसरे वाले व्यक्ति को पार करने में लगी होगी। यानी डिस्टेंस कैसा होगा, दोनों कंडीशन में इक्वल होगा। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो x माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स और इंटू 5/18। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये सेकंड में है, ये सेकंड है और ये भी हमारा सेकंड है, और गुणा 11 बराबर होगा x माइनस 5 इंटू 5/18 और इंटू 10 सेकेंड। भाई फिलहाल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमें करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना होगा 11x माइनस 66 और इधर कितना होगा हमारे पास 10x माइनस 50। अब x की टर्म एक तरफ करें तो 11x माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 50 और प्लस 66, तो x बिकम्स 16। तो x कितना आ जाएगा हमारा 16, और यही बात हमें बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ मजदूर किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 165 दिन देर से पूरा हुआ, तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी। चलिए, तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास है वो कितने मजदूर हैं बेटा, कुछ मजदूर हैं, तो हमने लेट कर लिया। देखिए क्वेश्चन जो बनेगा m1 d1 इक्वस टू होगा किसके, m2 d2 के। यानी दो ही चीजें यहां दी हैं आपको, m1 और d1 ही आपको दिया है। तो आप समझिएगा पहले हमारे पास मजदूर नहीं है तो कितने होंगे x, दिन कितने लग रहे हैं 150, ठीक। फिर 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण कार्य 165 दिन देर से हुआ, तो अब m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 15 और गुणा 165, ठीक है जी। 5 से हम काटें तो ये जाएगा 30 बार और 5 से जाएगा 33 बार, तो इधर हो गया 30x और इधर हो जाएगा हमारा 33x और माइनस 15 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 45 और 4 49। अब इधर ले आओ इसको, तो 30x माइनस 33x और इक्वल हो जाएगा माइनस 495, तो माइनस 3x की वैल्यू आ गई माइनस 495। 3 से अगर हम इसे काटें तो x की वैल्यू 3 कम 3, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, यानी x की वैल्यू है 165। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए उधार दिए। 5 वर्ष के बाद बी ने 40,000 तथा एक घड़ी देकर ऋण चुकाया, घड़ी का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 10% की रेट से उसने 5 वर्ष के बाद, तो इसका मतलब 30,000 रुपए पे 5 साल का 10% की रेट से अगर हम ब्याज निकालें तो कितना आएगा, ठीक है जी। तो 5 या 15,000 हमारे पास ये हो गया, और प्लस 30,000 रुपए उसे जो लिए हैं वो देने पड़ेंगे, तो टोटल हो गया हमारे पास 45,000 रुपए। अब इस 45,000 में से कैश उसने कितने दिया, तो उसमें से कैश दिया उसने कितना बेटा 40,000, तो 40,000 उसने कैश दिया, तो और कितना देना था उसे 5,000 और देना था, तो उसने 5,000 रुपए ना देकर क्या दी, एक घड़ी। क्या दी बेटा, एक घड़ी। तो इसका मतलब घड़ी की कीमत कितनी हो गई 5,000 रुपए, ठीक है जी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए तथा सी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी कर रहे हैं बेटा कितने दिन में, 10 दिन में। बी प्लस सी कर रहे हैं इस काम को कितने दिन में, 15 दिन में। और सी प्लस ए कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहां से अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 से कितनी बार 6, 15 से 4 बार और 12 से कितनी बार जाएगा ये 5 बार। यानी यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता, तो आप कहोगे सर दो दो व्यक्ति हैं, तो 6 4 10 और 5 15, तो 15/2 आ जाएगा, ठीक है जी। कितना आ जाएगा 15/2। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी के लिए बताना है, तो बटे 15 और बटे 2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 15 चौका 60 और 2 की गुणा 4 से, तो कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया ना कि ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा, क्योंकि दो दो पर्सन होंगे, 2 कॉमन होगा तो वो 15 के डिवाइड में चला जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हमने पहले ही लिख लिया, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या कौन सी है जो 12 तथा 16 से भाग हो जाए, तो वो संख्या है 48। भाई 60 भी नहीं है 16 भी नहीं है। अब सबसे छोटी चूंकि पूछा है
तो सबसे छोटी क्या होगी हमारी, 48 हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी 48। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही रहेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चन से कुछ मदद होगी, और ऐसे ही वीडियो लेके हम फिर आते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी क्रम में। तो यूट्यूब पे आप हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा एड्रेस ये है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं इस एड्रेस पे, और हमारा जो ऐप है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए उपलब्ध है, तो आप वहां से जाके उसके डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी और बढ़िया चलती रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।